नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज 2-3 खबरों से हम शुरू करेंगे। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो है जानी मानी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की ईडी के दफ्तर में चल रही पूछताछ। वो करीब 1:30 बजे ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर दिल्ली में पहुंची हैं। उनसे फेमा कानून के उल्लंघन के मामले में ये पूछताछ बताई जा रही है। पैनामा पेपर्स के मामले में ये पूछताछ अभी उनके साथ हो रही है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। मुकेश, जरा विस्तार में आप ये बता पाएं कि वहां पर क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है जो जोनल ऑफिस है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, प्रवर्तन निदेशालय का। उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन जिस गाड़ी में आई हैं ये उसके शॉट्स हैं। इस बिल्डिंग के वो अंदर गई हैं, यहां उनसे चल रही है पूछताछ। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग तय है, उसमें उनको जांच का हिस्सा बनने को कहा गया है। क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, अब से थोड़ी देर में मुकेश हमको बताएंगे। जी मुकेश, अगर आप बता दें लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है। देखिए संकेत, ये जो मामला है काफी पुराना है। दरअसल 2016 में जो पनामा की एक लॉ फर्म है वहां से करीब 1.5 करोड़ जो टैक्स से जुड़े डॉक्यूमेंट थे वो लीक हुए थे और उनमें दुनिया भर के 500 नामचीन लोगों का नाम था, जिसमें नेता, अभिनेता, कारोबारी और काफी बड़े बड़े लोग थे। उसमें आरोप ये था कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की है। तो उन्हीं पेपरों में जो बच्चन परिवार है उनका भी नाम था, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो, ऐश्वर्या राय बच्चन हो या उनकी माता जी हो, इन सभी के नाम थे उसमें। और एलिगेशन ये था कि इन लोगों ने विदेशों में कुछ कंपनियां बनाई हैं और ये कंपनियां शिप का कारोबार कर रही थी, ऐसा उन कंपनियों में ऐसा दिखाया गया था। और आरोप ये कि इन कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर जो टैक्स की चोरी है वो की गई है। इन कंपनियों की डायरेक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन को दिखाया गया था। बाद में वो इस कंपनी की शेयर होल्डर हो गई। उनके परिवार के लोग भी इन कंपनियों में शेयर होल्डर थे। तो उन्हीं पेपर्स की जांच चल रही थी और ईडी ने इस मामले में करीब 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ की थी। अभिषेक बच्चन ने कुछ डॉक्यूमेंट भी दिए थे ईडी को, जिसकी जांच चल रही है। उसके बाद आज ईडी ने जो ऐश्वर्या राय बच्चन है उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, वो 1:30 बजे पहुंची हैं। तो वहां पर उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। पूछताछ यही चल रही है कि आखिर इन कंपनियों की डायरेक्टर आप कैसे बनी, ये कंपनियां कहां पर एग्जिस्ट करती हैं और कितना लेन देन था इन कंपनियों के जरिए। तो फेमा के तहत नोटिस दिया गया था और उसी को लेकर अब उनसे पूछताछ चल रही है। 1:30 बजे वो पहुंच गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि आज देर शाम तक उससे पूछताछ होगी। और यही नहीं, इस मामले में जो अमिताभ बच्चन है उनको भी ईडी नोटिस जारी कर सकती है, क्योंकि उनका भी इन पेपरों में नाम है, पूरे बच्चन परिवार का इसमें नाम है। तो उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी ऐश्वर्या राय बच्चन से लगातार पूछताछ चल रही है और आज देर शाम तक पूछताछ चलने की उम्मीद है। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था मुकेश कि क्योंकि आप ये कह रहे हैं और ये हम सब जानते भी हैं कि बाकी बच्चन परिवार जनों का भी नाम इसमें है। आप कह रहे हैं कि ईडी अगर चाहे तो पूछताछ के लिए अमिताभ बच्चन को भी बुला सकती है। जी संकेत, बिल्कुल। जिस तरह से बच्चन परिवार के जो सभी लोगों का नाम इन पनामा पेपर्स में है, जो टैक्स चोरी के डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें इन सभी के नाम हैं, तो निश्चित तौर पर अमिताभ बच्चन को भी पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। ऐसी जानकारी हमको मिली है कि बहुत जल्दी ही ईडी की टीम अमिताभ बच्चन को भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी, क्योंकि उनकी बहू और बेटे दोनों से पूछताछ हो चुकी है। आज फिर से पूछताछ हो रही है। तो निश्चित तौर पर अब अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस जारी कर उससे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि टैक्स चोरी का यह मामला काफी बड़ा माना जा रहा है और ईडी इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये सारा मामला कुछ विदेशी कंपनियों से जुड़ा हुआ है। ये कंपनियां कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के नाम थी और इन कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर यह एलिगेशन है कि टैक्स की चोरी हुई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। एक चलते हैं दूसरी खबर पर जो अभी आ रही है, अभी हाल फिलहाल में ही हुई है, और वो है संसद से। लोकसभा में चुनाव सुधार बिल ये ध्वनिमत से पास हो गया है। अब आधार को वोटर आईडी से भी जोड़ा जा सकेगा। हालांकि ये ऑप्शनल है, अभी आपके पास विकल्प है कि आप चाहें कि ना करें, वो भी किया जा सकता है। और अभी ये सिर्फ लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में नहीं हुआ। हालांकि इस मुद्दे को लेकर पहले हंगामा चला, लेकिन फिर ध्वनिमत से यह बिल पास हो गया।
राजीव रंजन जी के पास मैं जानना चाहता हूं। राजीव जी, अलग अलग तर्क दिए गए हैं, विपक्ष के लोग क्या तर्क दे रहे हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि भाई अब किस किस्म का बवाल, ये मामला तो स्टैंडिंग कमेटी में भी गया, ऐसा तो है नहीं कि हमने तुरंत इसको पास कर दिया हो, और स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिए थे कि आप उसको लिंक कर दीजिए। सरकार का जिस तरीके से तौर तरीके से इस बिल को पास कराया है, उससे विपक्ष के नेताओं को खासा नाराजगी है। खासतौर से कांग्रेस की बात करें, टीएमसी की बात करें, बसपा की बात करें, सपा की बात करें, उनका ये कहना है कि जिस तरह से वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ा जा रहा है, भले सरकार तर्क दे रही कि मैंडेटरी है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, पुट्टू स्वामी की बात कर रहे हैं, उस जजमेंट का अवहेलना है, और साथ पर ये कह रहे कि नागरिक की सुरक्षा और उसकी निजता का हनन है, और ये कह रहे हैं कि जानबूझकर आप हर किसी के मामले में दखल देना सरकार। सबसे बड़ी बात है कि दानिश अली ने तो यहां तक कहा कि हम कोई अमेंडमेंट मूव करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। शोर शराबे और हंगामे के बीच में बिल को पास कराया जा रहा है। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने यहां तक कहा कि जब हाउस ऑर्डर में नहीं है तो फिर आप बिल कैसे पास करवा सकते हैं। उनका यह कहना था कि हम लोग, विपक्ष क्या मांग कर रहा है, विपक्ष बस यही मांग कर रहा है कि सरकार की, यानी बीजेपी की जो सरकार जो उसकी एसआईटी जो है, गृह राज्य मंत्री पर सवाल उठाए तो उसके इस्तीफे की बात कर रहा है, वो भी सरकार मानने को तैयार नहीं। तो जोर जबरदस्ती से और हिटलरशाही से सरकार जो है बिल पास करवा रही है। जी राजीव जी, ये तो विपक्ष का आरोप है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि सरकार ने जो दलील दी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई स्टैंडिंग कमेटी सरकार की ये और संसदीय प्रणाली में एक जो विकल्प रहता है कि एक सब कमेटी बने और पार्लियामेंट के कुछ सदस्य बैठ करके उस पर चिंतन मंथन करें, उनके सुझाव थे कि ये इसको लिंक कर दिया जाए। ये चीज आज किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं, उन्होंने इसका उल्लेख भी किया। इस पर क्या कहना है विपक्ष का? देखिए, विपक्ष इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि उनसे कोई मंथन किया गया है, उनसे कुछ बातचीत की गई है। उनका ये कहना था कि इस पर बहुत बृहद चर्चा होने की जरूरत है और बातचीत करने की जरूरत है, लेकिन सरकार जिस तरह से बिल पास करवा रही है, हालांकि सरकार तर्क ये दे रही है कि जो फर्जी मतदाता है वो हटेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि टीएमसी के कल्याण बनर्जी कहते हैं कि जब ये सरकार मान रही है कि मौजूदा वोटर लिस्ट में फर्जी है, तो उसी के आधार पर प्रधानमंत्री चुने गए, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। तो ये विपक्ष का अपना अपना तर्क है, लेकिन सरकार की जहां तक बात है, उनका ये कहना है कि इससे वोटर आई कार्ड में जो कर पारदर्शिता आएगी और पूरा सिस्टम बेहतर होगा, और ये सब सुप्रीम कोर्ट और जानकार लोग हैं, उनकी सलाह के मुताबिक ये किया जा रहा है। जी राजीव रंजन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सवाल इंडिया का में जो चर्चा का विषय है उसके बारे में बात करें। दरअसल हुआ क्या कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास हुआ, और वो प्रस्ताव ये था कि महिलाओं की शादी की उम्र इस देश में 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। अब इसको लेकर के तमाम बातें हुई, कई राजनीतिक दल हैं, उनका ये कहना है कि ये इस तरीके से आप समाज में सुधार नहीं ला सकते कि आप एक बिल ले आएं या एक कानून ले आएं। दूसरी तरफ बहुत सारे सांसदों ने कुछ इस तरीके की बयानबाजी की कि वो उसकी सिर्फ भर्त्सना ही की जा सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी के 2-3 सांसद थे। ये पूरी लड़ाई जो है अभी चल रही है कि किस तरीके से ये कानून बने और ये कानून क्या कर पाएगा। क्या कानून और समाज बदलाव दोनों साथ साथ चल सकते हैं? तो यही हमारा सवाल है कि शादी की उम्र को लेकर के ये जो बिल है, जो अब संभवतः एक कमेटी में चला जाएगा, शायद इस सत्र में वो बिल ना आए, क्या कानून ला सकता है समाज में बदलाव, या समाज को बदलाव करने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जाने चाहिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव, नेता भारतीय जनता पार्टी, नाहिद लारी खान, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, रंजना कुमारी, डायरेक्टर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, और केवी प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो रंजना जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। अगर ऐसा बिल आता है, अभी तक नहीं आया है लेकिन इसके प्रस्ताव कैबिनेट में जरूर पास हुआ है, तो ये एक अच्छा कदम है या बुरा कदम है? आपने वो बयान भी सुने हैं, वो इतने निंदनीय बयान हैं, उसमें ना जाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बिल इतना जरूरी क्यों हो जाता है? सामाजिक विकृतियों से बाहर निकलने में क्या ये बिल कारगर होगा? देखिए संकेत जी, प्रश्न आपका जो है कि बिल से क्या क्या ये कारगर होगा। देखिए, समाज को बदलने के लिए, तो समाज में परिवर्तन के लिए, उसके लिए
एक कैंपेन चलाने की जरूरत होती है, लोगों के बीच में चेतना निर्माण की जरूरत होती है, और एक सामूहिक रूप से, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे समाज सेवी संगठन हो, सबको मिलकर काम करने की जरूरत होती है, तब जाके समाज का कोई सोच बदलता है। लेकिन कानून जरूरी है, और इस कानून का खास तौर से चूंकि हम लोग स्वयं इस बात को लगातार कह रहे थे कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र एक होनी चाहिए, कि सरासर लड़कियों के प्रति अन्याय है कि वो 18 साल की और लड़का 21 साल का, तो ये एकदम गलत था। और इस फैसले को अगर सरकार बदल रही है तो उसमें हम लोग उसका स्वागत करते हैं, और जो कमेटी बनी थी, जो नीति आयोग ने कमेटी बनाई थी, उसके सामने भी हम लोगों ने अपने तर्क रखे थे कि क्यों उम्र को लड़की की भी बढ़ा देना चाहिए। अब हाई स्कूल इंटर करके लड़कियां टॉप भी करती है तो भी शादी करने के बाद फिर वो सारी जिंदगी के लिए हाथ पसारे रहती हैं पति के सामने, अगर उनकी कोई काबिलियत काम करने लायक, नौकरी करने लायक नहीं बन पाती है। तो हाई स्कूल से जब वो बीए ग्रेजुएशन 3 साल का समय मिलेगा, वो ग्रेजुएशन कब लेंगी, चाहे कॉमर्स, साइंस, चाहे आर्ट्स सब्जेक्ट में, तो कम से कम वो एक नौकरी करने लायक हो जाएंगी, अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं, अपना फैसला कर सकती हैं। उनकी जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है उसके बारे में उनकी एक एजेंसी बनेगी कि वो बच्चे में स्पेसिंग करें। वो बच्चा, देखिए हिंदुस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत अभी भी, हालांकि इस बार ये पता चला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से कि वो 48 से 32 हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। तो उसमें भी एक संभावना है कि 21 साल के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो शरीर उसके लिए स्वस्थ है और बच्ची उसको, लड़कियां उस फैसले को कर सकती है, चाहती है बच्चा, नहीं चाहती है फैसला कर सकती है जी। अब मैं इसको जरा एक कदम और की समानता आए समाज में और महिलाओं को ज्यादा हक मिले, ये किसी को इससे आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन नाहिद लारी खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, कुछ ऐसे विभत्स किस्म के बयान आए, और आप जानती हैं मैं किन बयानों की बात कर रहा हूं, कि ये बोला जा रहा है कि भाई 16-17 साल में प्रपोजल बहुत अच्छे आते हैं, और जो नेचर है हमें उससे नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। आपको लगता है इसी वजह से कानून के साथ साथ समाज की इन विकृतियों, जिनका उल्लेख कभी कभार सांसद भी कर देते हैं, उनको भी बदलना जरूरी है? संकेत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस किस्म के बयानों से समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं। और रही बात जो लीगल मैरिज एज है लड़कियों की और लड़कों की, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब लीगल मैरिज एज लड़कियों की 15 साल थी और लड़कों की 18 साल थी। उसके बाद जब नॉन कांग्रेस सरकार आई, 1978 की बात कर रही हूँ, तब हम जनता पार्टी की सरकार थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके चंद्रशेखर जी थे, प्राइम मिनिस्टर मुरारजी भाई थे, और उस सरकार में अटल जी भी थे। तब फैसला लिया गया, सभी से विचार विमर्श करके, सारे स्टेक होल्डर्स से विचार विमर्श करके और सबकी सहमति से फैसला लिया गया कि लड़कियों की मैरिज की एज 15 से 18 कर दी जाए और लड़कों की मैरिज की एज 18 से 21 कर दी जाए। यही अब तक चले आ रहा था। अब जो ये एक सरकार कह रही है कि नहीं, अब हम लड़कियों की शादी की एज 18 से 21 साल कर देंगे, इससे किसी को आपत्ति नहीं, और आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों की इसमें भलाई है, उनको एजुकेशन भी मिलेगा, बेहतर एजुकेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपने समाज की बात की, तो सरकार को जो एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे। सरकार को सारे एक्सपर्ट्स के साथ विचार करना पड़ेगा कि क्या लड़कों की भी मैरिज एज 21 से 24 साल करेंगे। क्यों? इसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज का एक ताना बाना है कि मदर्स प्रिफर करते हैं, चाहे लड़के की या लड़की की, दोनों की मदर्स प्रिफर करती हैं कि लड़के और लड़की की एज में 2-3 साल का कुछ गैप हो। जो समाज, यही वास्तविकता है, प्रथा चली आ रही है, पहले से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इट इज नॉट इजी टू चेंज इट ओवरनाइट। तो वो प्रिफर करती है कि एज में 2-3 साल का गैप हो। अब इस सिनारियो में लड़की को तो आसानी हो जाएगी कि लड़की अपने से कुछ एज 2-3 साल बड़े एज लड़के से शादी कर सकती है, लेकिन लड़के की मदर किसी भी कीमत पे अपने 21 साल के लड़के की शादी जो उससे बड़ी एज की लड़की से करेंगी नहीं। सेम एज में वो करना नहीं चाहती, छोटी एज में करेंगी तो इलीगल हो जाएगा। इस सिनारियो में सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या लड़के की भी मैरिज की एज बढ़ाई जाए, और अगर लड़के की मैरिज की एज 21 साल से 24 साल हो भी जाती है तो इसमें एक और प्रोविजन ये होगा कि लड़का जब तक ग्रेजुएशन भी कर लेगा और जॉब या बिजनेस करने लगेगा, सेटल हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारी निभाने में ज्यादा बेहतर तरीके से। ये आपका निजी मत है या समाजवादी पार्टी का मत है? क्योंकि ये मेरा निजी मत है, क्योंकि इस वक्त आप समाज की बात कर रहे हैं जी, ये आप समाज की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। बिल्कुल। और जो मैं समझ रही हूँ कि जो इंडिया, जो पहले भी जो कानून था, लीगल मैरिज एक्ट का जो कानून था,
तब भी जो है लड़के और लड़की की एज में हमेशा 2-3 साल का गैप रहा। क्यों, लेकिन क्यों रहे ये गैप? 18 में भी, 18 से 21 कोई तर्क नहीं है। रंजना जी के पास जाता हूँ। रंजना जी, संकेत आप जवाब दे दें। संकेत जी देखिए, ये बिल्कुल इरेशनल फैसला है कि लड़की लड़का लड़की से बड़ा हो। एक तो ऐसे ही समाज में हम रहते हैं जहाँ पति परमेश्वर और दुनिया भर का ये सब नाटक चलता है, और वहां पे लड़का अगर उम्र में बड़ा होता है तो फिर आप देखिए, आपसे बड़े हैं, आपके पति हैं, तो ये एक कारण बन जाता है लड़की पर हो रही हिंसा, दबाव और हर तरह से उससे अपनी बात मनवाने का। और अगर कम उम्र की लड़की शादी करके आ गई तब तो उसको आप जिस तरह चाहें इस्तेमाल कर लें, और कितना ये गलत है, और इसकी वजह से लड़कियों पे बड़ी हिंसा होती है। देखिए, ये बिल्कुल सरासर लड़कियों के प्रति अन्याय है। और क्या कारण है? कोई साइंटिफिक रीजन बताइए कि लड़के की उम्र लड़की से ज्यादा होनी चाहिए। ये तो सिर्फ हमारे देश में चलता है, दुनिया के तमाम और सभ्य देशों में ये सब नहीं चलता है कि लड़की छोटी हो लड़का ज्यादा उम्र का हो। संकेत जी बिल्कुल गलत सोच है। मैं इसको जरा इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, नहीं तो हम इसी बात पर अड़े रह जाएंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए, एक सेकंड, नाहिद जी आऊंगा वापस। 2 लोगों ने अभी नहीं बोला है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जाटव साहब, आप मुझे ये बताइए कि देखिए, कानून अपना काम जरूर करे। ये कहना कि समाज अपने आप ही बदल जाए और समाज सुधार हो जाए, तो समाज तो अपने आप सुधार नहीं कर रहा था, इसी वजह से कानून आया और बाल विवाह जो है वो बैन हुआ। हालांकि अभी भी बहुत विकृतियां हैं और बहुत सुनने को मिलता है अलग अलग जगह पर कि कम उम्र में शादी हो रही है। लेकिन एक जो चुनौती, जिसकी मैं लगातार ट्विटर फीड देख रहा था, लोग जो बोलते हैं कि अब गरीब माँ बाप पर बोझ पड़ेगा। अब आप या तो एक अप्रोच ये रख सकते हैं कि उनको आप कानून पढ़ाने लगें, उनसे गुस्सा हो जाएं, या दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप एक कानून भी लाएं और कुछ ऐसा प्रावधान करें जिसमें ये जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन है जो परिवार पर पड़ेगा। देखिए, आप इससे एकदम मुंह नहीं मोड़ सकते। इसके लिए क्या करेगी सरकार? समाज सुधार तभी होगा जब आपका कानून एक्सेप्ट कर लिया जाए। देखिए संकेत जी, इस विषय में बहुत क्लियर हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने, एक सामाजिक कार्यकर्ता है बहन हमारी और एक समाजवादी पार्टी की, और दोनों ने बहुत क्लियर स्पष्ट कर दिया वो इस कानून से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हैं। और सही मायने में अगर हम देखें कि 21 वर्ष जब बच्चों की आयु कर दी गई है, तो बच्चों के ऊपर जो एक दबाव मानसिक रूप से रहता है वो खत्म हो जाएगा। वो पढ़ाई के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में, अनुसंधान के क्षेत्र में वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर जो गरीब लोगों के ऊपर जिस तरीके से बात कही गई है कि वह उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ेगा, तो सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसमें उन बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में सुविधाएं हैं, उनको वजीफे की व्यवस्थाएं हैं। और वो बच्चियां जो हैं आज आधुनिक समय में जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों बराबर का एक दर्जा रखते हैं, तो उसमें वो पुरुषों के साथ में इस देश की प्रगति में अपना सहयोग कर पाएंगी। तो ये बहुत बढ़िया कदम है सरकार का भी। और नहीं, मेरा बस एक सवाल ये है, और मैं ये जानना चाहता हूं केवी प्रसाद जी, आपको लगता है कि देखिए, कानून बनाया, कानून प्रोग्रेसिव है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, यहां पर आप देखिए कोई भी उससे डिसएग्री नहीं कर रहा है, लेकिन उससे आप समाज से लड़ने वाले हैं। और जब आप समाज से लड़ते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि समाज कुछ बोलता है, फिर एकदम से नेता लोगों को याद आता है कि अरे यार, समाज माने वोट। फिर उसके बाद ये होगा कि, और ये हम कई बार पहले भी देख चुके हैं कि समाज के दबाव में आकर के बहुत सारे राजनीतिक फैसले बदले गए हैं, चाहे वो जितने भी प्रोग्रेसिव हों। ऐसे में जो समाज की तरफ से जो बैकलैश होगा, उससे निपटते हुए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं? इस कानून के साथ साथ और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं कि उन महिलाओं के साथ जुल्म ना होने लगे जिनका आप भला करना चाह रहे हैं? कोई भी प्रोग्रेसिव कानून जब आता है, जरूर है कि इसमें समाज की सोच बदलने में वक्त लगेगा। ये तो है नहीं कि कल सुबह से एकदम आज कानून बदल गया, कल से सब ठीक हो जाएगा। आपने जब बाल विवाह की प्रथा के बारे में बात की, उसको भी बदलते बदलते कई साल लगे, कई दशक लग गए, और आज भी शायद जैसे आपने खुद जिक्र किया, कई जगह इसकी कभी भी अभी भी सुनते हैं ऐसी चीज। बहुत पुरानी बात है, सती प्रथा भी इसी देश से हटाने की पूरी कई शताब्दी पहले इस पर कार्यक्रम हुआ था।
समाज को बदलने में वक्त लगेगा और इसमें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के तक सीमित नहीं है। तमाम सारे समाज सुधार के काम करने वाले हर एक नागरिक पे उतना ही, मेरे ख्याल से उतनी जिम्मेवारी होती है, चाहे सामूहिक तौर पे या इंडिविजुअल तौर पे मेहनत करें अगर वो इस विचार के साथ सहमत है, इसको आगे बढ़ाएं। और जैसे अगर आप देखें हाल फिलहाल में पिछले एक दशक में देखिए काफी परिवर्तन आया और खासकर शहरी इलाकों में जो ये काफी सारे महिलाएं जो खासकर हमारे गर्ल चाइल्ड है, जब से वो पढ़ गए हैं तो वो ज्यादा पढ़ने में उनका रुचि रहता है और उसको शादी के लिए घर के जरूर दबाव कई बार पड़ता है, लेकिन उसको छोड़ते हुए वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में आप देखिए शहरों में अगर कोई हमारे यहाँ इस तरह का डेमोग्राफिक स्टडी किया जाए तो काफी सारा आपको डेटा इकट्ठा होगा जहाँ दिखेगा कि 18 साल से बढ़ के अपने आप ही लोग जैसे कॉलेज के बाद नौकरी करके खुद अपने आप को एक इंडिविजुअल एस्टेब्लिश करके ही वो अपने आप को फैसला लेते हैं कि हमें बिल्कुल प्रसाद साहब, ये शहरों में भले ही हो रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज भी अगर आप डेटा देखें तो उसमें रंजना कुमारी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, एक बड़ा साइजेबल पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी आबादी है जिसमें लड़कियों को 18 से 21 साल के बीच की उम्र में ही उनकी शादी करवा दी जाती है और ये 50% से ज्यादा है आंकड़ा आज भी हिंदुस्तान में। बिल्कुल। अगर ये कानून आ जाता है तो रातों रात आप समझिए आप समाज में इतना बड़ा बदलाव लाने वाले हैं कि रातों रात 50% से ज्यादा लोग जिस विचारधारा में विश्वास रखते हैं वो गैर कानूनी हो जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कानून के साथ साथ समाज में बदलाव लाने के लिए वो क्या क्या चीजें की जा सकती हैं कि कानून एक्सेप्टेबल हो, कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं प्रताड़ित की जाएं इस कानून की वजह से। संकेत जी, पहली बात ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। अगर आज कानून बना है तो जो पिछली शादियां हो चुकी हैं नहीं रंजना जी वो मैं समझ रहा हूं, मेरा देखिए ऐसा एक प्रवृत्ति होती है ना, अगर 50% से ज्यादा शादियां हो रही हैं 18 से 21 साल की उम्र की लड़कियों की, तो वो प्रवृत्ति एक कानून के आ जाने से रातों रात नहीं बदलेगी। इस लिहाज में मैं कह रहा था। नहीं, बिल्कुल आप सही हैं। कानून बनने और समाज में के सोच में परिवर्तन आने में एक लंबा रास्ता होता है। कानून सिर्फ हाथ में है एक टूल के तौर पर, एक औजार के तौर पे कि जो इस्तेमाल करना चाहे वो उसको कर सकता है, लेकिन जब तक समाज का सोच बदलेगा इसके पीछे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ये अपने आप सोच समाज का नहीं बदलता है, लेकिन अगर कानून नहीं बदलेगा तो समाज के सोच के बदलने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। कहीं शुरुआत करनी होगी। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए इस पूरे विवाह जो है एक सामाजिक परंपरा है, एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें धर्म भी है, जिसमें परंपराएं भी हैं, जिसमें समाज का कल्चर भी है। तो इस सबके मेल जोल से विवाह की परंपरा बनती है। सब में परिवर्तन आना पड़ेगा, आपकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस बदलनी पड़ेंगी, हम लोग को अपने जो कल्चरल और सोशल नॉर्म्स हैं वो बदलने पड़ेंगे। हमें धार्मिक रूप से कि नहीं जो मतलब लड़की मेंस्ट्रुएशन के पहले शादी कर दो तो कन्यादान का आपको बहुत बड़ा वो मिलेगा, लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसी सोच की वजह से तो बाल विवाह आज भी कितना प्रचलित है। तो ये सब बातें बदलनी पड़ेंगी और उसमें लगना पड़ेगा, पूरे देश के हर लोगों को उसके लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ कानून बनाने से समाज नहीं बदलता है, लेकिन समाज बदलने के लिए कानून जरूरी है, ये मैं मानती हूँ। और ये एक अच्छा कानून बना है और हम सब लोग मिलकर के इस कानून के लागू हो इसके प्रति काम करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नाहिद लारी खान, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, ये सवाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों से पूछा जा सकता है। आप इस कानून का स्वागत करते हुए ऐसे समाज में बदलाव के लिए और क्या कदम उठाने को तैयार है? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ दूं, क्या 18 से 21 की आयु वाली लड़कियों के लिए फ्री शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा ताकि कोई परिवार पलट के ये ना बोले कि हमारे ऊपर बोझ पड़ गया और वो लड़की प्रताड़ित होना शुरू हो जाए? मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं संकेत जी। देखिए सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा महिलाओं को बराबरी का हक मिले इसकी पक्षधार है और जेंडर इक्वालिटी की तो हम लोग भी बात करते हैं और 21 साल उम्र हो तो इसका तो सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और ये भी बात है कि जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है लड़कियों की उस पर भी कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा कि कैसे उनको जो अच्छी फैसिलिटीज मिल सके ताकि वो प्रोत्साहित हो ग्रेजुएशन करने में। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज भी देश की 80% आबादी रूरल एरियाज में रहती है। अब आप ये समझिए कि अभी रूरल एरियाज की स्थिति है कि 31.5% लोग बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अभी भी
अशिक्षित हैं। 20.9% लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन लिए, 17.2% लोगों ने मिडिल स्कूल की एजुकेशन लिए, 24.9% लोगों ने हाई स्कूल और इंटर की एजुकेशन लिए और केवल 5.7% बच्चों ने ग्रेजुएशन की एजुकेशन ली। मतलब 95% लोग रूरल एरियाज में रोजी रोटी की तलाश में या तो शहर चले जाते हैं या गांव में ही रोजी रोटी का काम करते हैं, किसानी, खेती बाड़ी, लोहार, जो भी काम करते हो। तो अब ये कौन सा, हालांकि आप देखिए कि आजकल गांव में बहुत हर जगह डिग्री कॉलेजेस हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई लोग नहीं कर रहे। तो इस पे सरकार को निश्चित रूप से फोकस करना चाहिए कि लड़कियां ग्रेजुएशन की पढ़ाई पर फोकस करें, उस पे उनको जो है फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री बुक्स, फ्री स्टेशनरी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लड़कियों की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको भी फ्री सरकार को उपलब्ध अगर कराएगी तो सिर्फ कानून ही नहीं, कानून प्लस कानून के आगे भी जाना पड़ेगा। और समाज सुधार अगर आप करना चाहते हैं तो इस कानून की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं प्रताड़ित होना शुरू कर दी जाएं अपने परिवार द्वारा। और ये एक वास्तविकता है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो जितना जरूरी कानून है उतना ही जरूरी है उन चीजों के बारे में सोच लेना कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। मेरे ख्याल से वो चर्चा अभी होनी बाकी है जब ये कानून संसद में नहीं आया है, लेकिन और चर्चा के लिए अभी साइड में रखा गया है। बहरहाल इस पर चर्चा शुरू हो गई है, जो कि एक अच्छी पहल है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी को एक बड़ी जानकारी दी है। सूत्रों का कहना है कि इस सत्र में क्रिप्टो करेंसी बिल शायद ना आए। एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि बिल को कब पेश करना है यह अभी तक तय नहीं हुआ है। इस सत्र में अब सिर्फ 3 बैठकें बची हैं। 23 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन, एक तरफ जहां संसद के भीतर तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही है, वहीं पे यूथ कांग्रेस उसको सड़क पर उठाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास हैं। क्या है मकसद आपके इस प्रदर्शन का और क्यों लगता है अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा अभी तक नहीं हो पा रहा है। एसआईटी का रिपोर्ट आ गया, उसके बाद में पत्रकार के साथ किस तरीके के व्यवहार किया, उनका बेटा खुद मौजूद है, उसके बाद में ये किस तरीके के इनका बीजेपी का जो किस तरीके के जो बचाने का, जो सबसे ज्यादा जो क्राइम करेगा उसको प्रमोशन देने का काम है। सरकार बाई वन गेट वन फ्री बना के रखना कहना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आधार नहीं है, मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का जो फैसला होगा उस आधार पे किया जाएगा। और अगर अपराध या अभियुक्त जो हैं वो बेटे हैं, पिता को लेकर अभी तक उनका बाप बेटा दोनों शामिल है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तो अभी तो इस्तीफा दे दे, उनका ले ले। जब तक रिपोर्ट में इनका नाम नहीं आएगा तब वापस दे दे उनको। पूरा देश का अन्नदाता कह रहा है दोनों बाप बेटा शामिल है। इसके पहले भी 2-3 घटना हुआ है, इंसिडेंट हो चुका है, तब भी उनका बाप बेटा का दोनों का ये था, इन्वॉल्व था, मीडिया में भी आ चुका है। फिर भी कहीं ना कहीं सरकार इनको बचाने का काम कर रहा है। सरकार को शर्म आना चाहिए। आज जो सत्र चल रहा है इनका तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड में करीब 20,000 बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते करीब 20 जिलों में बिजली चली गई थी। हालांकि सेना की मदद के बाद अब कुछ इलाकों में बिजली सेवा को बहाल कर दिया गया है। वहीं आईटीआई कॉलेजों ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्रों से संपर्क किया है। उन्हें जरूरी सेवा के तहत काम पर लगाया जाएगा। दरअसल घाटी में बिजली कर्मचारी निजीकरण का आरोप लगाकर हड़ताल पर चले गए हैं। ये कर्मचारी शुक्रवार आधी रात से हड़ताल पर हैं।